हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो है नया टॉपिक लेकर आए हैं डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो आइए आज हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानते हैं और उसका कार्य क्या होता है वो पहचानते हैं। तो देखिए क्या है कि जो डीएनए है ये सबसे पहले देखते हैं पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, यानी जी जो आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, वो भी जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में मुख्यतः पाया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक के अतिरिक्त भी ये कुछ अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। यानी कि आपको इसकी उपस्थिति अगर बतानी है तो आप बताओगे कि जो डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है ये मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है और कुछ मात्रा में या अल्प मात्रा में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। तो ये थी इसकी उपस्थिति, यानी डीएनए की उपस्थिति, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है। इसके बाद अब देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी श्रृंखला होती है। जैसा कि एक लाइन लिखी हुई है कि दो प्रति समांतर। तो देखिए ये डीएनए की संरचना बनाई गई हुई है यहाँ पर। ये डीएनए की संरचना जो है ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए की संरचना है, क्योंकि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना जो थी उसको द्विचक्राकार संरचना को प्रस्तुत किया था। उसे द्विकुंडलिनी संरचना, द्विचक्राकार संरचना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संरचना है जैसा हम पढ़ पाए कि दो प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी श्रृंखला होती है, यानी चेन होती है। तो देखिए इसमें दो प्रति समानांतर जो है श्रृंखलाएं बनी हुई हैं और जो ये श्रृंखलाएं बनी हुई हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं। इसके बाद आगे लिखा है डीएनए के एक अणु का निर्माण डीऑक्सी राइबोशर्करा फॉस्फेट मूलक तथा नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन के जुड़ने से होता है। यानी जो डीएनए की संरचना है उसका निर्माण तीन अणुओं से मिलकर के होता है या तीन चीज़ों से मिलकर के होता है, जिसमें डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा, उसके बाद में फॉस्फेट मूलक। फॉस्फेट मूलक से तात्पर्य है कि इसमें जो है इस श्रृंखला को जोड़ने के लिए फॉस्फेट मूलक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनी क्षारक यानी नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनी बेस एडेनिन में 4 होते हैं, जो कि ये दिए हुए हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। तो डीएनए अणु की जो संरचना है इसका निर्माण 3 अणुओं से होता है, जिसमें एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा, उसके बाद में नाइट्रोजनी क्षारक। देखिए डीऑक्सी राइबोस शर्करा को पेंटोस शर्करा कहा जाता है। इसके बाद इसमें जो फास्फेट मूलक हैं, तो फास्फेट मूलक से तात्पर्य होता है कि फास्फोरिक अम्ल, यानी कि डीएनए अणु की या प्रत्येक डीएनए या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अणु की निर्माण के लिए जो है 3 यौगिकों के एक अणु भाग लेते हैं। अब 3 यौगिक कौन कौन से हैं? वही आपकी पेंटोस शर्करा, जिसे डीऑक्सी राइबोस शर्करा कहते हैं। इसके बाद दूसरा अणु फास्फेट मूलक, फास्फेट मूलक में फास्फोरिक अम्ल, और तीसरे अणु जो हैं वो आपके नाइट्रोजनी क्षारक हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारक में आपके
4 क्षारक डीएनए में पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और चौथा है आपका थायमीन। यानी 4 नाइट्रोजनी क्षारक, यानी ये 3 यौगिकों के एक एक अणु जुड़ करके एक डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। इसके बाद डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से सर्पिल क्रम में जुड़ी रहती हैं। इसके द्विकुंडलन का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी जो डीएनए है उसकी दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से सर्पिल क्रम में जुड़ी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर डीएनए की 2 श्रृंखलाएं दी गई हैं और देखिए सर्पिल क्रम में जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आप आसानी से देख पा रहे होंगे, सर्पिल क्रम में जुड़ी होती हैं। इसके साथ साथ इसके द्विकुंडलन का व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉम, देखिए ये एक कुंडल है और एक ये दोनों मिलकर के द्विकुंडल हो गए। तो इस दोनों द्विकुंडलन का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, या आप कह सकते हो कि दोनों द्विकुंडलन के बीच की जो चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये थी आपकी जो है डीएनए की सामान्य संरचना, जो कि यहाँ पर बनाई भी गई है डीएनए की सामान्य संरचना, जिसमें देखिए ये डीएनए की 2 प्रतिसमानांतर श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है या कुंडलन को दर्शाया गया है, और दोनों कुंडलन के बीच की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम यानी कि चौड़ाई बताई गई है। इसके बाद इन दोनों श्रृंखलाओं को बीच में जुड़ने के लिए बेस युगल काम करते हैं, यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनी बेस एक दूसरे को जोड़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नाइट्रोजनी क्षारक 4 बताए गए हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, और ये इस डीएनए में व्यवस्थित होते हैं, जिससे डीएनए की जो 2 संरचनाएं हैं, 2 प्रति समानांतर संरचनाएं हैं, वो दोनों समांतर संरचनाएं आपस में जुड़कर के एक डीएनए अणु का निर्माण करती हैं। इसके बाद शर्करा फास्फेट श्रृंखला, यानी जो ये प्रति समानांतर एक श्रृंखला बनती है, इस श्रृंखला को बनने में 3 अणु भाग लेते हैं। यानी इस श्रृंखला का जो निर्माण होता है वो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है, जिसमें आपकी शर्करा फास्फेट यानी सब मिलकर के इनका निर्माण करते हैं। इसके बाद लघु खांच, यानी एक श्रृंखला के बाद दूसरी श्रृंखला जब सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती है तो उसमें खांच, जो छोटी खांच बनती है वो लघु खांच कहलाती हैं। इसके बाद ये डीएनए का मुख्य केंद्रीय अक्ष है, यानी ये बीच से डीएनए को विभाजित करते हैं, जो कि हमारा केंद्रीय मुख्य अक्ष कहलाता है। इसके बाद डीएनए के एक सर्पिला या डीएनए के एक रज्जु को पूर्ण करने के बीच की जो दूरी है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि यहाँ पर दी गई है। तो ये इस प्रकार थी ये डीएनए की सामान्य संरचना और जानकारी। इसके बाद डीएनए के प्रमुख कार्य देखते हैं क्या होते हैं। तो डीएनए का पहला कार्य देखिए, 2 कार्य यहाँ पर मुख्य कार्य लिखे गए हैं कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। पदार्थ समझते हो मटेरियल, और आनुवंशिक का मतलब है कि ये एक ऐसा पदार्थ है जो आनुवंशिक सूचनाएं इसमें निहित रहती हैं, और उन आनुवंशिक सूचनाओं को जो है एक जनरेशन से यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है पहुंचाता है, ले जाता है। इसलिए इसे आनुवंशिक जो है पदार्थ कहा जाता है, यानी इसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। आगे लिखा है यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, यानी ये आनुवंशिक पदार्थ है और इसके साथ साथ ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक भी कहा जाता है, यानी कि इसमें आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित हैं, इसलिए ये आनुवंशिक पदार्थ, और इसके साथ साथ ये आनुवंशिक सूचनाएं यानी जो हमारे पितृज या माता पिता से जो लक्षण
पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं या माता पिता या पितृ से जो लक्षण संतानों में आते हैं वो लक्षण आनुवंशिक लक्षण, जो सूचनाएं माता पिता से संतानों में आती हैं वो सूचनाएं आनुवंशिक सूचनाएं। तो इन सभी आनुवंशिक सूचनाओं को निहित रखने वाला जो है डीएनए अणु है और उन आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य डीएनए अणु करता है। इसलिए डीएनए अणु आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य यह अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियमन करता है, यानी इनडायरेक्टली तरीके से, प्रत्यक्ष नहीं करता है, अप्रत्यक्ष रूप से करता है। यानी इनडायरेक्टली तरीके से जो सेल्स है, कोशिका है, उसके अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उनको ये संपादित करता है, यानी उनको ये नियमित करता है। इसके अतिरिक्त तीसरा और कार्य है जो यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो कि जो डीएनए है ये प्रोटीन, डीएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए किसका निर्माण करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है, क्योंकि आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है। तो आपके जो न्यूक्लिक अम्ल हैं, आपको बताया था न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो जो आरएनए होता है, ये आरएनए ये कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्योंकि डीएनए अणु और डीएनए की जो श्रृंखला है उस पे उपस्थित जीन्स जो होते हैं उनके निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स निर्मित होते हैं, उत्पादित होते हैं। तो वो एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो उस प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो आरएनए करते हैं, और डीएनए है जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए पहले आरएनए का निर्माण करते हैं। सभी प्रकार के आरएनए से तात्पर्य है कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। जब आरएनए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जिसमें से जो है तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण डीएनए द्वारा होता है। यानी सामान्य बात है कि डीएनए आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो ये भी डीएनए का मुख्य कार्य है। तो ये 3 डीएनए के मुख्य कार्य और डीएनए के बारे में ऊपर जानकारी दी हुई है, संरचना ये बनी हुई है, और इस संरचना को आप अपनी कॉपी पर शेयर करना। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए पर आधारित था समाप्त होता है।